मॉर्निंग। आज हम ME 301 प्रशीतन एवं वातानुकूलन के अंतर्गत थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने शुरुआत की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। और मेरा नाम हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और आज का हमारा सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसकी हम 2.2 यूनिट स्टडी कर रहे हैं, जिसका टाइटल है थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और इसमें पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें हम लाइन डायग्राम पे थे। और ये जो लाइन डायग्राम है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। और इस लाइन डायग्राम में हम जो डायग्राम दिखा रखा है, ये एक सरल वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय का डायग्राम है। और इसमें आप अगर देख पाएँ तो इसमें देखिए आप एक से दो, एक नंबर और 2 नंबर पर यहाँ देखिए आप, ये कंप्रेसर दिया हुआ है। 1 से 2 कंप्रेसर है यहाँ पर। तो शुरुआत होती है 1 नंबर से। तो यहाँ पर जो ये बिंदु 1 है, ये है कंप्रेसर का इनलेट। और कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, रोटरी हो सकता है। 2 टाइप के कंप्रेसर जनरली हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो कंप्रेसर्स होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैं। आजकल हम रोटरी कंप्रेसर पे भी आ गए हैं। तो ये कंप्रेसर की डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बिंदु संख्या 1 है कंप्रेसर का इनलेट, जिसको बोलते हैं सक्शन। ये कंप्रेसर का इनलेट है। और यहाँ पर जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होता है हमारा, वो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। तो 1 नंबर की जो स्थिति है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो होता है लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। न्यून दाब, निम्न दाब और वाष्प प्रशीतक होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली तो दाब कम या अधिक, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड है या वेपर है। ये 2 स्थिति आपको ध्यान रखनी है प्रत्येक कंपोनेंट में। और इसमें हम सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्रेसर, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो 1, जैसा कि मैंने बताया था, ये है सक्शन वाल्व। और 2 है इसका डिस्चार्ज। तो यहाँ पर है डिस्चार्ज। तो यहाँ पर 1 है सक्शन और 2 नंबर पर है आउट, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज। इसमें जो हमारा लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर से गुजरता है, तो उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन प्रोसेस। इसका संपीड़न हो जाता है, रेफ्रिजरेंट का संपीड़न हो जाता है। और कंप्रेशन के पश्चात बिंदु संख्या 2 पर हम ये मानते हैं रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट बन गया है। तो बिंदु संख्या 2 पर जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, वो है हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर प्रेशर गेज लगा हुआ है। तो इनलेट और आउटलेट में प्रेशर गेजेस होते हैं। और ये प्रेशर लाइन से प्रेशर चेक कर लेता है कि प्रेशर गेज ये शो कर रहा है कि कितना प्रेशर इसका इंक्रीज़ हुआ है। और ये हमारा इनपुट भी है। कंप्रेसर जितना कार्य करता है वो हमारा इनपुट है। जब हम COP निकालेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो ये हमारा इनपुट है। और इसमें जब ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ही हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम चालू होता है। और कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वो अत्यधिक आवश्यक है। बगैर इलेक्ट्रिसिटी ये कंप्रेसर चलेगा नहीं। तो जैसा कि सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा, उसमें जब तक कोई हम कार्य नहीं कर लेते तब तक हम आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहले हमें कंप्रेसर को स्टार्ट करना होगा। और कंप्रेसर कितना कंप्रेशन करेगा, ये हमारा जो हमने टेम्परेचर सेट किया है रेफ्रिजरेटर में या इवेपोरेटर में, वो टेम्परेचर के हिसाब से ये कंप्रेसर कंप्रेशन कर देता है। तो मेरे हिसाब से कंप्रेसर का जो प्रोसेस है आपको समझ आ गया होगा। कंप्रेसर में कंप्रेशन होता है, उसके पश्चात हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है
और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंडेंसर्स आपको आगे कंडेंसर वाले टॉपिक में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडेंसर का मतलब है संघनन, संघनन का मतलब है कंडेंस होना, और कंडेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, किसी पदार्थ का, वेपर का लिक्विड में बदल जाना, संघनन कंडेंसेशन कहलाता है। वेपर का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसर वो कार्य करता है। तो जब हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से गुजरता है तो यहाँ पर बिंदु संख्या 3 पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाता है। हम ये एज्यूम करेंगे कि जितना वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड में चेंज हो गया है, और ये जो कंडेंसर है, इसमें जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं संघनन। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया हमारा। एक हो गया संपीड़न जिसका मतलब है कंप्रेशन, और दूसरा हो गया संघनन जिसका मतलब हो गया कंडेंसेशन। तो ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसके पश्चात एक रिसीवर में जाता है, और रिसीवर क्या है, एक पात्र है जिसमें कि ये रेफ्रिजरेंट जाता है। और कितनी बार, जैसा कि आपको विदित है, हमारी मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं वो 100% दक्षता के साथ काम नहीं करते हैं। तो हम भी ये मानते हैं कि जितना वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ है। 90% भी अगर मानते हैं तो 10%, 99% मानते हैं तो 1% जो लिक्विड जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो रह जाता है। तो हमारी कोशिश रिसीवर में यह रहती है कि हम सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आगे भेजें और वेपर रेफ्रिजरेंट को यहीं ट्रैप कर लें, या कोई स्थिति में होता है तो रिसीवर का काम यही है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही आगे भेजना। तो ये कंपोनेंट नहीं है, प्रोसेस नहीं है, सिंपल ये एक स्टोरेज का स्टेशन है जो कि जनरली हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये जो रेफ्रिजरेंट है ये हमारा रिसीवर में पहुंच जाता है, और यहाँ पर इसकी स्थिति बदलती नहीं है। रिसीवर के पश्चात भी रेफ्रिजरेंट क्या रहेगा, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, ये हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो जाएगा ये। इसके पश्चात यहाँ पर दिखाया हुआ है लिक्विड लाइन। तो लिक्विड लाइन क्या है, कंडेंसर के पश्चात शुरू होती है। तो पूरे सिस्टम में हमें वेपर लाइन, लिक्विड लाइन, दो टर्म जनरली हम काम में लेंगे। तो लिक्विड लाइन जैसा कि कंप्रेशन के पश्चात, कंडेंसेशन के पश्चात लिक्विड जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में चेंज हो गया है, तो यहाँ पर लिक्विड लाइन दिखा रखी है, हाई प्रेशर लिक्विड। फिर हम भेजते हैं एक्सपांसन वाल्व में, जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व। और एक्सपांसन वाल्व में हम एक्सपांसन प्रोसेस करते हैं जो कि कंप्रेसर का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, और इसमें हम कंप्रेसर का दाब कम करते हैं। तो बहुत सारी युक्तियाँ इसमें होती हैं। कैपिलरी ट्यूब हम काम में लेते हैं, इसमें थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व काम में लेते हैं, जो कि आपको आगे बताएंगे, एक एक्सपांसन डिवाइसेस में बताएंगे आपको कि कौन कौन से कंपोनेंट काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो कंप्रेशन का रिवर्स प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम दाब कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर दाब को कम किया जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है 3 से 4, जो कहलाता है एक्सपांसन प्रोसेस, और प्रसारण प्रोसेस कहलाता है, प्रसारण प्रोसेस कहलाता है। और यहाँ होने के बाद आफ्टर एक्सपांसन वाल्व जो हमारा रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या हो जाती है, लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर हो जाता है। ये लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर हो जाता है। ये हाई प्रेशर में किस में हो गया, लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पर अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कंडेंसेशन प्रोसेस था उसमें 100% वेपर लिक्विड में चेंज नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि वेपर मिक्सचर मान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन अत्यधिक जो क्वांटिटी है वो लिक्विड ही है, तो ये लिक्विड लाइन से संबंध रखता है। इसके पश्चात हम एक नए कंपोनेंट में जाते हैं। तो 4 जो बिंदु है ये एक्सपांसन वाल्व का आउटलेट है, और 4 के बाद हम जाते हैं एक चैम्बर में जाते हैं। इंसुलेशन का कोल्ड चैम्बर होता है, इंसुलेटेड होता है, और इसको बोलते हैं एवेपोरेटर, वाष्पित्र इसको कहा जाता है, वाष्पित्र। और वाष्पित्र जो होता है वो हमारा मेन रिजल्ट है जिसके लिए हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हम कूलिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो इंसुलेटेड चैम्बर है पूरा का पूरा एक स्थान है, और इस स्थान को हमें ठंडा करना है। तो एवेपोरेटर जनरली स्थान के अंदर होता है। अगर फ्रीज़ की बात करेंगे आप, तो फ्रीज़ के इंटरनल पूरा का पूरा एक एवेपोरेटर होता है, उसके चारों तरफ जो कोइल्स हैं वो उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहता है,
और उस कोयल के आसपास का तापमान सबसे न्यूनतम होता है, और फ्रिज के कंपार्टमेंट में नीचे की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाता है। जिन चीज़ों को हमें कम ठंडा करना है, जैसे वेजिटेबल वगैरह, तो हम फ्रिज के सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखते हैं। जिन चीज़ों को हमको जल्दी ठंडा करना है या आइस कंपार्टमेंट होते हैं, तो जनरली फ्रिज के अंदर जो इवेपोरेटर के चारों तरफ जो कोइल्स होती हैं वो हमारा इवेपोरेटर है, और अंदर हमारा आइस कंपार्टमेंट होता है जिसमें कि हमें आइस फॉर्म करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड वाटर जो है, पानी एक ट्रे में भर के और उसमें रख देते हैं, और इससे आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस स्थान का तापमान 0 से काफ़ी न्यून पहुंच जाता है रेफ्रिजरेंट का, जिससे कि यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पर इवेपोरेटर में क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, और जो रेफ्रिजरेंट है ट्यूब से फ्लो हो रहा है, ट्यूब के आसपास का तापमान अत्यधिक न्यून है, और ये हम बाहर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके, और हम ये मानते हैं कि इवेपोरेटर के इवेपोरेशन के पश्चात जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो हमने जो रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टी भी यही है कि कहीं एक्सचेंज करने के बाद, हीट एक्सचेंज के बाद कहीं ये वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाता है, कहीं लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो साइकिल है सरल सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ये साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। इस साइकिल को आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसमें 4 कंपोनेंट हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर। और इसको बोलते हैं संपीड़ित्र, संघनित्र, प्रसारण वाल्व और वाष्पित्र। और इनकी जो प्रोसेस भी 4 ही हैं इस साइकिल में, आपने समझ ली होगी, वो कहलाती हैं कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपांशन और इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन और इवेपोरेशन में हीट का एक्सचेंज होता है। कंडेंसेशन में हीट रिजेक्ट करता है, वेपर रेफ्रिजरेंट हीट को रिजेक्ट करके लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज होता है, और इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज होता है, और ये फिर कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस तरह से साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। और ये पूरी साइकिल में आपको 2 जो मेन पैरामीटर है वो समझने होंगे। एक होती है लिक्विड लाइन, एक होती है वेपर लाइन, और ये डिसाइड होती है रेफ्रिजरेंट की स्थिति से। हमारा जो प्रशीतक है वो उसकी स्थिति क्या है, इनलेट और आउटलेट के पश्चात, हर कंपोनेंट के इनलेट आउटलेट के पश्चात क्या है। तो जैसा कि हम मानते हैं कंडेंसेशन के पश्चात हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज हो गया, तो बिंदु संख्या 3 से लिक्विड लाइन की शुरुआत होती है। और ये लिक्विड लाइन कहाँ तक रहती है, ये लिक्विड लाइन रहती है इवेपोरेशन से पहले तक। तो इवेपोरेटर से पहले तक लिक्विड लाइन रहती है, इवेपोरेशन के पश्चात वेपर लाइन शुरू होती है, और कंडेंसेशन से पहले, कंडेंसर से पहले बिंदु संख्या 2 तक ये जो है ये वेपर लाइन कहलाती है। तो लिक्विड लाइन वेपर लाइन को अच्छी तरह समझ लें, और इस डायग्राम को आप अच्छी तरह समझ लें, तो हमारा ये जो उद्देश्य है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये हमारा पूर्ण हो पाएगा। और अगर ये समझ आपको आता है तो इसके पश्चात हम इसका टीएस और पीएस डायग्राम तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब हम इसकी पूरी कार्यप्रणाली समझ पाएंगे। तो मैं एक बार इसको रिवाइज वापस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस था संपीड़न। इस प्रक्रम का संख्या था 1 से 2। ठीक है, संपीड़न में हम क्या करते हैं मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। फिर संघनन प्रक्रम है 2 से 3। संघनन में क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ डायग्राम के थ्रू, और आपको समझ लेना है। उसके पश्चात प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं प्रसारण प्रक्रम 3 से 4, और 4 से 1 के बाद होता है वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन प्रोसेस, जो कि चौथा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा अगली बार भी, और इस लेक्चर में हम अगले बार आपको पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम जब आप समझेंगे तभी समझेंगे आप, जब आप रेफ्रिजरेंट की स्थिति हर एक कंपोनेंट के पश्चात जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अभी मैं आपको एक बार और दोहरा रहा हूँ, सरल जो डायग्राम आपको दिखा रखा ऊपर, इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से स्टडी करते हुए ये जान लें कि रेफ्रिजरेंट कैसे काम करता है, कैसे कूलिंग प्राप्त होती है, इन चारों कंपोनेंट के वर्क क्या है, और हर एक कंपोनेंट के पश्चात रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है। जो स्थिति होगी उसी से आप पीएच डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इस डायग्राम को देख लीजिए। अगला लेक्चर मेरा इसी बिंदुओं पर कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम पीएच और टीएच डायग्राम को स्टडी करेंगे। और आज के लिए लेक्चर इतना ही है, इसको मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू। अगला लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।